स्वागत है आप सभी का एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की सीरीज में। गाइस आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है आई वंडर, बाय द वे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एटलीस्ट, सूनर और लेटर, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एज सून एज। ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही छोटे हैं लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। हम सेंटेंसेस ईजिली बना लेते हैं लेकिन कभी कभी ये सेंटेंसेस या फिर हम बोल सकते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनका नहीं आना या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें अगर नहीं पता होता है तो वहां पर हम लोग अटक जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है और वीडियो का एंड तक बने रहना है क्योंकि हमेशा की तरह आप भी कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर वो दिया हुआ है आई वंडर। देखिए आई वंडर का मीनिंग क्या होता है? आई वंडर का मीनिंग होता है मुझे आश्चर्य होता है। तो जब आप आई वंडर का यूज़ करेंगे इसके बाद में आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। आई वंडर हाउ यू डू इट ऑल। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम यह सब कैसे कर लेते हो। आई वंडर आपको लगाना है और उसके बाद में आपका जो सेंटेंस आ रहा है वो आपको लगा देना है। तो यहाँ देखिए मैंने लगाया है आई वंडर हाउ यू डू इट ऑल। तुम ये सब कैसे कर लेते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई वंडर हाउ दे कैरी दिस लोड। मुझे आश्चर्य होता है कि वह इतना सारा लोड कैसे उठा लेते हैं, कैसे कैरी कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है आई वंडर व्हाई शी वेंट देयर। वह वहाँ क्यों गई। मुझे आश्चर्य होता है कि वह वहाँ क्यों चले गई। आपको इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप WH वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो आपका अफर्मेटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी आई वंडर के बाद में आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई वंडर हाउ यू कैन बिहेव लाइक दिस। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हो। तो मुझे आश्चर्य होता है आई वंडर। सेकेंड सेंटेंस आप जो भी बनाना चाहें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई वंडर अबाउट दैट। मुझे उस बारे में आश्चर्य होता है। तो आपको क्या करना है गाइस, जब भी ऐसा बोलना हो कि मुझे आश्चर्य होता है वहां पर आप आई वंडर लगाएंगे और उसके बाद में आपका सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है बाय द वे। बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉमन सा हम बोल सकते हैं एक फ्रेज है जो आपको यूज करना चाहिए आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, जिसका मीनिंग निकलता है वैसे या फिर वैसे तो। ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे जब आप हिंदी में बातें करते हैं तो नॉर्मली बोलते हैं कि यार वैसे तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो जब आप बोलते हैं वैसे तो इसके लिए भी आपको यूज़ करना होता है कोई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है बाय द वे। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा गाइस फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है बाय द वे आई हर्ड दैट शी इज मूविंग टू पुणे। वैसे मैंने सुना कि वह पुणे जा रही है। ठीक है, आपने क्या कहा? वैसे मैंने सुना कि वह पुणे जा रही है। तो वैसे तो या फिर वैसे के लिए आपने क्या लगा दिया? बाय द वे। तो गाइस ये वाला जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं वो है बाय द वे के। ओके, नेक्स्ट है बाय द वे हैव यू रिसीव्ड दैट लेटर। वैसे तुम्हें वह लेटर रिसीव हुआ, तुम्हें वह लेटर मिला। तो आप जब ये वर्ड बोलेंगे बाय द वे आपको वहाँ पर हल्का सा पॉज लेकर आपका सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट करना है। जैसे हम मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं और आपने किसी से पूछा वैसे तुमने उस बारे में सुना, तो आप बोलेंगे बाय द वे डिड यू हियर अबाउट दैट, डिड यू हियर अबाउट दैट। इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। देखिए कुछ और सेंटेंस। बाय द वे आई नो वेयर ही लिव्स। वैसे तो मुझे पता है वह कहाँ रहता है। तो देखिए बाय द वे आई नो वेयर ही लिव्स। जब भी हमारा कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आप यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द वे आई नो वेयर डज ही लिव, ये आपका इनकरेक्ट होगा। आपको बोलना है बाय द वे आई नो वेयर ही लिव्स। ओके, जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है बाय द वे कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। मान लीजिए आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच में आपको सडनली कुछ याद आता है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है, आपके काम के बारे में याद आता है। आप पूछना चाह रहे हैं सामने वाले से वैसे क्या तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर सकते हो। तो आप बोलेंगे बाय द वे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। कुड यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर सकता था नहीं निकलेगा। गुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही कुछ और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जैसे कि
वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बाय द वे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो आपने क्या किया, वैसे या फिर वैसे तो के लिए आपने बाय द वे का यूज़ कर लिया। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वैसे क्या तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी, बाय द वे डिड यू वॉच माई वीडियो, डिड यू वॉच माई वीडियो, और आगे हमने क्या लगा दिया, बाय द वे लगा दिया। सो लिखते समय आपको बाय द वे के बाद में कॉमा लगाना है एंड देन आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देना है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर वैसे तो सारे यूज़ होते हैं लेकिन बहुत कॉमन है, ये हर जगह यूज़ किया जाता है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज का मीनिंग होता है कि मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आपको है उसके अनुसार, या कोई अगर आपको किसी बारे में कुछ जानकारी है उसके अनुसार। तो मेरे नॉलेज के अनुसार मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको है, आप किसी बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, मतलब ऐसा नहीं आपने कहा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मतलब आपने जो बोला वो सही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज का मीनिंग होता है मेरी जानकारी के मुताबिक। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ दिया हुआ है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिस लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम। मेरी जानकारी के अनुसार मतलब जहाँ तक मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, यह लेटर्स उसके द्वारा लिखे गए हैं। तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज का हिंदी मीनिंग अगर हम समझे तो ये होता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके अनुसार। तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के लिए हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। उसके आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो भी आ रहा है आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर डी भी है। तो जितनी जानकारी मुझे है या फिर मेरे नॉलेज के अनुसार उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही नेवर मेक्स अ मिस्टेक। मेरी जानकारी के अनुसार वह कभी गलती नहीं करता है। तो सेंटेंस क्या बना, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही नेवर मेक्स मिस्टेक। नेक्स्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब मेरी जानकारी के अनुसार एवरीथिंग वॉज फाइन देयर, वहाँ पर सब कुछ ठीक था। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एवरीथिंग वॉज फाइन देयर मतलब मेरी जानकारी के अनुसार या जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके अनुसार वहाँ पर सब कुछ ठीक था। वैसे ही आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही टोल्ड एवरीथिंग मतलब जितना मुझे पता है मेरी जानकारी के अनुसार उसने सब कुछ बता दिया। सो गाइस जब भी आप बोलना चाह रहे हैं मेरे नॉलेज के अनुसार जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके अनुसार, तो आप इंग्लिश में उसके लिए यूज़ कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, इसको भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और यूज़ होता ही है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कम से कम। जब भी आप ऐसा सेंटेंसेस बनाते हैं कि यार कम से कम वहाँ पर 20 स्टूडेंट्स थे, कम से कम ये तो आप खरीद ही सकते हो। तो जब भी हम बोलते हैं कम से कम, आप वहाँ पर एटलीस्ट का यूज़ करेंगे। आपको बोलना हो कि वहाँ पर कम से कम 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर वर एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स, देयर वर एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्लास में कम से कम 20 विद्यार्थी थे। कम से कम उसे एक पेन तो खरीद लेना चाहिए। एटलीस्ट ही शुड बाय अ पेन, एटलीस्ट ही शुड बाय अ पेन। कम से कम आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस, एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस मतलब कम से कम आपको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट का मीनिंग होता है गाइस कम से कम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है सूनर और लेटर। इसका मीनिंग होता है कभी ना कभी। देखिए हम लोग ऐसा सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कभी ना कभी वो इस बात को समझ जाएगी, कभी ना कभी आप सब कुछ सीख जाओगे, कभी ना कभी वह तुम्हें इन्वाइट ज़रूर करेगा। तो जब भी हमें बोलना हो कभी ना कभी, हमें क्या करना है, सूनर और लेटर लगा देना है सेंटेंस के लास्ट में और आपका सेंटेंस एज इट इज़ आपको ट्रांसलेट कर लेना है। मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हैं कि कभी ना कभी वह तुम्हें इनवाइट करेगा, करेगा फ्यूचर टेंस, तो आप बोलेंगे ही विल इनवाइट यू सूनर और लेटर, ही विल इनवाइट यू सूनर और लेटर। कभी ना कभी वह तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेगा, या फिर कभी ना कभी वह तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम सूनर और लेटर। मैं वहाँ कभी ना कभी जाऊँगी। आई विल गो देयर सूनर और लेटर। देखिए आई विल गो देयर सूनर और लेटर।
कभी ना कभी वह सब कुछ सीख सकता है। आपका टेंस जो है वो फ्यूचर में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। आपका जो सुनर और लेटर के पहले आने वाला सेंटेंस है वो आप किसी भी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, बस आपको कभी ना कभी के लिए सुनर और लेटर का यूज कर देना है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है पलक झपकते ही। देखिए पलक झपकते ही के लिए हम लोग यूज करेंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ओके, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मीनिंग होता है पलक झपकते। सेंटेंसेस देखते हैं। पलक झपकते ही वह वहां से चले गई, तो सेंटेंस होगा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई शी वेंट फ्रॉम देयर। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई शी वेंट फ्रॉम देयर। मतलब आपको क्या करना है, पलक झपकते ही के लिए आपको इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज करना है और उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस आ रहा है वो आपको बना देना है। जैसे आपको बोलना हो पलक झपकते ही सभी लोग वहां से गायब हो गए या फिर चले गए। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीबडी एवरीवन वेंट फ्रॉम देयर। पलक झपकते ही वह गिर गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही फेल डाउन। फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया। पलक झपकते ही उसने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही स्टोल माई मोबाइल। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ पास्ट में बनाओ, आप इसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी स्ट्रक्चर्स के साथ या किसी भी टेंस के साथ में आप इसे यूज कर सकते हो। तो पलक झपकते ही के लिए आपको लगा देना है गाइस इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सो इसका मीनिंग होता है पलक झपकते ही। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है गाइस एज सून एज, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको यूज करिए और कमेंट करिए कि आप कैसे सेंटेंसेस इसमें बना रहे हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।